हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी इकोनॉमिक्स की क्लास 11th के लिए। देखो, अभी अभी आप 10th कंप्लीट करके आई हैं। 10th में एसएस के अंदर आपने इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है ना? तो ये कोई बहुत ज़्यादा न्यू सब्जेक्ट तो आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि अभी तक जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको भी आज की क्लास में ये समझ में आए कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअली पढ़ना क्या होता है। ये आपकी एक तरीके से फाउंडेशन क्लास होगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि पूरे 11th एंड 12th में इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना होगा आपको। मैं ये नहीं बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक होगा, कौन सा चैप्टर होगा, नहीं। हम पूरा बेसिक देखेंगे कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स होता क्या है। ये क्लास ना सिर्फ आपकी 11th एंड 12th के लिए हेल्पफुल होगी, बल्कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या समझना चाहते हैं आगे, आप ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में कंफ्यूजन है कि आप इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट लो या नहीं, तो भी ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। गॉट इट? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को समझते हुए। इकोनॉमिक्स क्या है? देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर आपका इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्यों इन्वॉल्व होती है? ताकि हम इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी के लेवल पे चीजों को एलोकेट कर सके। एलोकेट कर सके क्या? कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेस स्केयर है। स्केयर रिसोर्सेस क्या है? मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेस की कमी है। अब उन्हीं रिसोर्सेस के साथ बेस्ट यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेके आना ही इकोनॉमिक्स होती है। समझ में आया? कम से कम रिसोर्सेस का यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे जनरेट किया जा सकता है, वो सब हमें इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ना होता है। इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी लेवल में रिसोर्सेस का कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। समझ में आया? मेजरली दो ब्रांच होती हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल बिहेवियर पे स्टडी करते हो, वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसा आपको नाम से ही बता रही है, आप मैक्रो बड़े लेवल पे एग्जामिन करते हो चीजों को। समझ में आया? देखो, जर्नली तो देखा जाए दो ही ब्रांच होती हैं, लेकिन अगर आप हायर स्टडी में जाओगे तो आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आएगी, आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आएगी, और भी काफी सारे। लेकिन मेनली आपकी दो ब्रांच होती है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर चीज को इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाता है, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की डिमांड, एक ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई। वहीं पे जब हम इसको कलेक्टिव डिमांड के तरीके से स्टडी करते हैं कि पूरी इकोनॉमी की डिमांड या पूरी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की डिमांड, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। इसी में हम प्रोडक्शन का, कंजप्शन का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि कितना हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना हम कंज्यूम कर पाएंगे, कितना हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का। डे टू डे लाइफ में हमारे इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, वो सब हमें समझना होता है। समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होती। इकोनॉमिक्स में स्केयर रिसोर्सेस को, कम रिसोर्सेस को बेस्ट तरीके से यूज किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स हमारी एक सोसाइटी के लेवल पे एक मेजर डिसीजन का भी काम करती है। समझ में आया? आगे देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर हम सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट को लेके चलते हैं। मेजर कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड से ही हमारे बाकी सारे कंसेप्ट बनते हैं। अब ये डिमांड क्या होता है और सप्लाई क्या होता है? देखो, डिमांड का मतलब क्या है? आप सिंपली डिमांड का मतलब क्या समझते हो? कि मेरे को कोई चीज चाहिए और मैंने उसकी डिमांड कर दी। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब है कि मेरे को वो चीज चाहिए, मेरे को उसकी जरूरत भी है, और वो चीज खरीदने के लिए मेरी जेब में पैसा भी है, और मैं उस चीज की जितनी कीमत है उतना पैसा देने के लिए तैयार भी हूं। क्या? खरीदना भी चाहता हूं, खरीदने के लिए जेब में पैसा भी है,
और पैसा खर्च करने के लिए भी रेडी हूं। ये तीनों कंडीशन अगर बनती है तो आपकी एक डिमांड बनती है। वहीं पे सप्लाई क्या होती है? सप्लाई का मतलब है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं अपने सामान को बेचना भी चाहता हूँ। मैं अलग अलग प्राइस लेवल बताता हूँ, जिस प्राइस लेवल पे मेरा कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाता है और मैं खुद एज ए सेलर उसको सेल करने में रेडी हो जाता हूँ, वो सप्लाई बन जाती है। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या है? देखो, इक्विलिब्रियम आपकी वो सिचुएशन होती है जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होती है। बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इतना छोटा नहीं है। इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी, तो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम को सिर्फ इतना समझो, जहां आपकी डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई, वो मार्केट इक्विलिब्रियम बन जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट है आगे आपका स्कार्सिटी ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। देखो, मैंने अभी आपको ये बताया कि हमारे पास ना रिसोर्सेस स्केयर है। स्केयर रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, और एक ह्यूमन का ये नेचुरल नेचर होता है, ये ह्यूमन की एक टेंडेंसी है कि उसको एक चीज मिल गई तो वो दूसरी चाहेगा, दूसरी मिल गई तो वो तीसरी की डिमांड करेगा, तीसरी मिल गई तो चौथी की डिमांड करेगा, है ना? तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हुए उन रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करना, ताकि मेरी एफिशिएंसी बेटर निकल सके, वो हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। एवरी चॉइस इन्वॉल्व ए ट्रेड ऑफ। अब ये ट्रेड ऑफ का मतलब क्या है? ट्रेड ऑफ का मतलब यहाँ पे ये होता है कि बेस्ट तरीके से चीजों को यूज करते हुए चलना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड करना। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है एक वैल्यू नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की। मेरे पास आज के टाइम पे दो जॉब ऑफर लेटर हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है कि एक मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे को एक कंपनी ऑफर करी है 1 लाख रुपीज, दूसरी कंपनी मुझे ऑफर करी है 80,000 रुपीज एज ए सैलरी। अब वो मेरे लिए 80,000 रुपीज क्या है? मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो, क्योंकि मेरे पास उससे एक बेटर अल्टरनेटिव है जो कि है 1 लाख रुपीज का। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट भी थोड़ा सा बड़ा है, ये भी हम अपनी मेजर क्लासेस में ही करेंगे, जो हम अपनी चैप्टर वाइज करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना समझिए कि एक रिसोर्सेस को लेने के लिए मैं जो दूसरे रिसोर्सेस को छोड़ देता हूँ, तो जो रिसोर्स मैंने छोड़ा है उसकी जो कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स में मैं आज के टाइम पे गाड़ी लेने के लिए मैं स्कूटी को छोड़ देती हूँ, स्कूटी लेने के लिए मैं साइकिल को छोड़ देती हूँ, तो ये साइकिल की कॉस्ट हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाती है, और यही हमारी इकोनॉमिक चॉइस बनती है। फिर हमें यहाँ पे प्रियोरिटाइज करना पड़ता है अपनी नीड एंड वांट्स को। ओके, अब बेसिक मॉडल इकोनॉमिक्स का क्या है कि सबसे मेन चीज, इकोनॉमिक मॉडल आपका सर्कुलर फ्लो में चलता है। अगर मेरे पास अगर मैं कोई किसी चीज की डिमांड कर रही हूँ, मतलब मेरे पास पैसा है, मैं डिमांड कब करती हूँ? जब मेरे पास जेब में मेरा पैसा होता है, और अगर मैं वो चीज परचेज करूंगी तो मेरे जेब से पैसा निकलेगा तो किसी दूसरी की जेब में जाएगा। एक जगह से रिसोर्स शिफ्ट होके दूसरी जगह पे जा रहा है, ये क्या है? सर्कुलर फ्लो। ये क्या है? सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो आपका एक कंप्लीट चैप्टर है, तो वो वहां पे समझेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए, इकोनॉमिक्स के अंदर आपका मनी का जो फ्लो चलता है वो सर्कुलर के अंदर चलता है, कि एक से निकल के दूसरे के पास जाता है, दूसरे से निकल के तीसरे के पास जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट है कि देखो, इकोनॉमिक्स के बारे में ना कुछ मिथ आपको बहुत देखने को मिलते हैं। वन बाय वन मिथ्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, इकोनॉमिक्स इज मोर देन मनी। इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट रिलेटेड टू मनी। इकोनॉमिक्स मनी से ज्यादा है। इकोनॉमिक्स में आपके रिसोर्सेज भी इन्वॉल्व होते हैं, नॉट जस्ट फाइनेंशियल एक्टिविटीज। रिसोर्सेस का एलोकेशन कैसे किया जाएगा, कितना किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, वो सब भी आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है। गॉट इट? ये फर्स्ट मिथ था कि इकोनॉमिक्स के अंदर ओनली मनी होती है, बट ऐसा नहीं है। सेकंड है आपका, नॉट ऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इज गुड। देखो, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी इकोनॉमिक ग्रोथ गुड होती है या सारी की सारी इकोनॉमिक ग्रोथ बुरी होती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो ये बेटर है।
अगर मैं बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में जा रहा हूँ, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मेरा एनवायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है, नो डाउट, लेकिन मेरा एनवायरमेंट भी तो अफेक्ट हो रहा है, सो इट्स नॉट गुड। सारे तरीके की हर कंडीशन में इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अच्छी नहीं होती है। गॉट इट? नेक्स्ट आपका कोरिलेशन एंड कोजेशन, देखो ये आएगा आपके स्टैटिस्टिक्स के अंदर। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स आपकी एक बुक भी है अभी 11th में। तो स्टैटिस्टिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन है आपकी स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर आप डाटा के बेसिस पे चीजों को इंटरप्रिटेट करके कंक्लूजन निकालते हो। समझ में आया? तो कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन आपको बताता है दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा ऑफन लीड इनकरेक्ट इकोनॉमिक कंक्लूजन। अगर जो आपने डाटा लिया है वो डाटा ही गलत है, तो आपका इकोनॉमिक कंक्लूजन भी गलत आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये डाटा लेते इसका आपका कोरिलेशन ये है जिसकी वजह से हमारे कंक्लूजन यह है। अरे भाई डाटा ही गलत है तो आपका कंक्लूजन तो गलत होगा ही होगा। गॉट इट? एड्रेसिंग मिसकंसेप्शन इज वाइटल। मिसकंसेप्शन को एड्रेस करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डाटा के ऊपर वर्क करना इज नॉट ए इजी टास्क। ये सब हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, और कि कैसे डाटा पे वर्क किया जाता है, कैसे डाटा से कंक्लूजन निकाला जाता है। गॉट इट? देखो डेली लाइफ के अंदर भी इकोनॉमिक्स को हम यूज करते हैं अपने पर्सनल फाइनेंसिंग डिसीजन में, मार्केट डायनेमिक्स के अंदर कि मेरे को परचेज करना है या नहीं करना, टैक्सेशन इम्पैक्ट की मेरे को सोशल वेलफेयर में कितना टैक्स देना है, मेरे को इकोनॉमिक ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन देना है। एम्पावर करता है एंगेजमेंट की कि स्टूडेंट इकोनॉमिक इश्यूज में एंगेज हो पाए, स्टूडेंट उन चीजों को समझ पाए, है ना। नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक लिटरेसी। देखो इकोनॉमिक लिटरेसी को समझना बहुत जरूरी है। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? मैं ये वीडियो इसीलिए नहीं बना रही कि मेरे को एक इकोनॉमिक्स की लाइक आपको ये बताना है कि मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं आपकी इकोनॉमिक्स की डायरेक्ट क्लास स्टार्ट कर सकती थी, बट मेरे को आपकी इकोनॉमिक्स की एक फाउंडेशन बनानी है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि इकोनॉमिक लिटरेसी क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाएगा, क्यों पढ़ने की जरूरत है, होता क्या है इकोनॉमिक्स। अभी तक देखो वैसे आप 10th क्लास तक पढ़ के आए हो इकोनॉमिक्स, नो डाउट, लेकिन यहाँ से आपकी एक बेसिक फाउंडेशन बनेगी। तो इकोनॉमिक लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। इकोनॉमिक्स आपकी साइंस नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल हो गया, इतने बूंद आपने केमिकल की डाली तो ये रिएक्शन होगा, नहीं। इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। नो डाउट इकोनॉमिक में प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्टिव कंसेप्ट है जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है। गॉट इट? आगे देखिए इकोनॉमिक्स का हमारे गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स को समझने के लिए गवर्नमेंट का काफी ज्यादा रोल होता है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर हमारे गवर्नमेंट का योगदान होता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हमारा आरबीआई के बारे में हमें पढ़ना होगा, हमें बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा, हमें इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना होगा। अब आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को, गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसीज लेके आती है, ये सब हमें पढ़ना होगा। समझ में आया? देखो मेनली तो जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रही थी ना, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जस्ट आपकी एक फाउंडेशन क्लास थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या होगा, क्यों पढ़ना होगा, किस तरीके से पढ़ना होगा। आज की क्लास हम अपने इतनी ही रखेंगे, फाउंडेशन क्लास थी। उम्मीद करती हूँ चीजें समझ में आई होगी। रैपिड तरीके से आगे अपने सिलेबस को लेके जाएंगे। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी तरफ से वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।